हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि डेली वॉक करना चाहिए, वॉक लेना चाहिए या बड़े बूढ़ों को आपने करते भी देखा होगा, कुछ और नहीं कर सकती तो वॉक करना चाहिए। इसलिए वॉकिंग को लेके हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ठीक है, वॉकिंग ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस पे ध्यान नहीं देते। हमको लगता है ये बड़ी नॉर्मल सी, साधारण सी चीज़ है, क्योंकि वॉक करने के लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। लोग बड़े-बड़े जिम जाकर कुछ करना पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनको लगता है कि हाँ, कुछ हुआ। तो वॉकिंग जिसको हमने एक बहुत छोटी-सी चीज़ समझ के रखा है, वो अपने आप में इतने सारे बेनिफिट्स से भरा हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हैं कि ना हो भविष्य में, तो आप सिर्फ वॉकिंग के ज़रिए ही अपने आप को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको हार्ट से रिलेटेड, पूरी बॉडी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, तो वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इन बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। एक फ्रेज़ है जिसको कहते हैं फ़ैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होता है, यूजुअली आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी रिस्पेक्ट आपके दिमाग में थोड़ी कम हो जाती है, तो वॉकिंग अपने आप में एक ऐसी चीज़ बन गई है, लेकिन एक्चुअली में इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक रिसर्च में लोगों ने देखा, रिसर्चर्स ने देखा कि जो ब्लू ज़ोन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर जैसे इटली में, ग्रीस में या जापान में जहाँ लोग 100-100 साल की उम्र तक जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों में क्या कॉमन सी चीज़ थी? तो सबसे ज़्यादा कॉमन लोगों में मिला कि वो हमेशा अपनी फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है और वॉकिंग उनकी डेली लाइफ़ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ तक कि जो बिल्कुल 100 साल तक की उम्र तक पहुँच भी गए हैं, ऐसे लोगों ने भी वॉकिंग नहीं छोड़ी है। तो वॉकिंग को थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं और ऐसी ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपको दूँगी। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और कैसे वॉक करना है, ये भी मैं आपको समझाती जाऊँगी ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो वॉकिंग से रिलेटेड जो पहला मिथ है, वो ये है कि वॉकिंग कुछ खास चीज़ नहीं है। हाँ, रनिंग करनी चाहिए। रनिंग इज़ एन एक्सरसाइज़, रनिंग में थोड़े एफर्ट्स भी लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रनिंग जो होती है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ होती है। यानी जिन लोगों को बहुत फिटनेस के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा अपना गोल रखते हैं, कुछ एथलीट्स हैं या रनर ही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रनिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ है। लेकिन वॉकिंग जो स्लो वॉक होती है, वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ होती है, जो कि हम ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, वो एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ होती है। रनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं, स्लो वॉक के अपने बेनिफिट्स हैं और मॉडरेट वॉकिंग के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। तो तीनों का महत्व उतना ही है जितना दूसरे किसी भी एक्सरसाइज़ का है। तो जो स्लो वॉकिंग जो होती है, जो कि 40 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से अगर आप उसको काउंट करें 40-50 स्टेप्स में, तो उसको हम स्लो वॉकिंग कहते हैं। जिनको अपनी हेल्थ को बेटर बनाना है, ऐसे लोगों के लिए लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। क्योंकि जब आप धीरे-धीरे चलते हैं, तो आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं एंडोर्फिन्स, जो आपको बहुत कूल और काम रखने में मदद करते हैं। और स्लो वॉकिंग से आपकी बोन्स में ज़ोर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी बोन्स कमज़ोर हैं या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आप रनिंग करते हैं या फिर बहुत तेज़-तेज़ चलते हैं या आपकी बॉडी को आदत नहीं है ज़्यादा चलने की, तो ऐसे समय में आप अपने जॉइंट्स को डैमेज कर सकते हैं। मॉडरेट वॉकिंग उन लोगों के लिए है जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर ऐसे लोग जो कि अभी तो स्वस्थ हैं और आगे चल के वो नहीं चाहते कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे लोग मॉडरेट वॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं हम, जो कि 100 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से अगर आप इसको काउंट करें, तो ये ब्रिस्क वॉकिंग होती है। या आप अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन आपके जॉइंट्स वगैरह में कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके अपने आप को ब्रिस्क वॉकिंग तक ले जा सकते हैं। तो अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी स्पीड रखते हैं, उससे लेकर आप 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो जैसे-जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपको कैलोरी बर्न्स होंगी और आपको उस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा जो मिथ है वो ये है कि आपको अगर आपको बेनिफिट चाहिए, तो मिनिमम आपको 10,000 स्टेप्स हर रोज़ चलना चाहिए। यानी आप अगर जब तक 10,000 स्टेप्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक कंपनी है मूव टू लिव मोर, उसके सीईओ हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा कि ये अलग-अलग लोगों के लिए रिकमेंडेशन अलग-अलग होती है। तो उन्होंने देखा कि 2600 स्टेप्स यानी 2000 से ऊपर स्टेप्स जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, 2600-2800 स्टेप्स आपके होते हैं, तो आपको उसका हेल्थ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। और ये हेल्थ बेनिफिट आपके बढ़ते चले जाएँगे जैसे-जैसे आप अपने स्टेप्स बढ़ाते चले जाएँगे, 8000-9000 स्टेप्स तक ले जाकर ये पीक बेनिफिट आपको देती है वॉकिंग। और ये रिसर्च
1,11,000 लोगों पे हुई रिसर्च है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी तो ज़रूर है। ये देखा गया एक रिसर्च में कि जो लोगों ने अपनी वॉकिंग की ड्यूरेशन 10 मिनट से ज़्यादा रखी, यानी 10 मिनट से अगर कम आपकी वॉकिंग है, तो शायद आपको उतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इन फ्यूचर, अगर आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं तो। तो अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा यानी 11 मिनट, 12 मिनट से लेकर 25 मिनट, 20-25 मिनट तक की वॉकिंग करते हैं कंटिन्यूएशन में, तो ऐसे लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे लोगों में रिसर्च में देखा गया कि 30% तक आपके हाइपरटेंशन होने की संभावना कम हो जाती है फ्यूचर में। और ऐसी एक स्टडी कॉलेज ग्रेजुएट्स पर भी हुई जिन लोगों में ऐसे कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी डिजीज उनको नहीं थी। ऐसे 15,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स में देखा गया कि वो किस स्पीड से चलते हैं तो उनको भविष्य में क्या बेनिफिट मिलता है। और ऐसे लोगों की स्टडी में पता चला कि जो लोगों ने तेज-तेज वॉकिंग करी, यानी जिन्होंने अपनी स्पीड ज़्यादा रखी, उन लोगों को जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का जो खतरा था या जो उनको हाइपरटेंशन होने का खतरा था, वो कई गुना कम हो गया। और ऐसी ही एक स्टडी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन पे भी ऐसे भी उन औरतों में भी देखा गया कि ऐसे लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का जो खतरा था वो ऑलमोस्ट टल गया था जिन लोगों ने भी तेज तेज वॉक किया। तो ऑलमोस्ट 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर आप वॉक करते हैं तो आपके हाइपरटेंशन या आपकी हार्ट डिजीज होने का खतरा कई गुना कम हो जाता है, 30 से 40% तक कम हो जाता है। थर्ड मिथ इज, जब तक कि आप 30 मिनट कंटिन्यूअसली नहीं चलेंगे तब तक आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अभी अभी मैंने पहले कहा था कि आपका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्वस्थ हैं वो कंटिन्यूएशन में लंबे समय तक चलेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको ऑलरेडी अगर अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या आप उतना लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं, तो ये सोचकर कि हम 30 मिनट कंटिन्यूअसली नहीं चल सकते, आप ना चलें, तो आप बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स को होने से रोक देंगे। तो आपको 5 मिनट भी अगर आप चल सके, 1 मिनट या 2 मिनट भी आप चल सके, तो भी आपके लिए वो हेल्थ बेनिफिट जरूर लेकर आएगा। अगर आपको कोई ब्रेथ रिलेटेड कुछ इश्यू है, लंग रिलेटेड कुछ इश्यू है या फिर जॉइंट्स रिलेटेड इश्यू है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ओल्ड एज के लोग रहते हैं जो कि बेड रिडन हो जाते हैं, उनको आप धीरे से चाहते हैं कि थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, तो ऐसे लोगों के लिए कोई ड्यूरेशन मायने नहीं रखता है। और अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये 30 मिनट का आप ड्यूरेशन दिन भर में किसी भी तरीके से पूरा कर सकते हैं। चौथा, जो लोगों के दिमाग में ये भरा है कि चाहे हम घर पे चलें, बाहर चलें, छत पे चलें, ट्रेडमिल पे चलें, बात तो एक ही है, चलना चलना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। घर के अंदर चलने और बाहर चलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जितना ज़्यादा आप अपहिल जो वॉक जिसको कहते हैं हिल वॉक कहते हैं वो करेंगे या फिर आप नेचर वॉक करेंगे तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मल्टीपल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है जो नेचर का, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। आपके ब्रेन में नए सेल्स का जनरेशन करता है, न्यूरोजेनेसिस कराता है। ये एंडोट्रोपिक फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इनको आपके ब्रेन में बढ़ाता है। इससे जो आपकी जो ब्रेन सेल्स होती हैं, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ती है, उनकी संख्या बढ़ती है। तो आपको अगर ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे ओल्ड एज के कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पार्किंसंस की प्रॉब्लम है या डिमेंशिया है, कुछ और है, अगर वो किसी की मदद से बाहर वॉक लेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय घर के अंदर वॉक करने। जो कभी बर्ड्स की आवाज है उसको सुन के या फिर जो नेचुरल जो भी एनवायरनमेंट है उसकी जो आवाजें भी होती हैं वो भी आपको एक तरीके का सूदिंग इफेक्ट देती हैं, आपके ब्रेन में एंडोर्फिन का लेवल कई गुना बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट मिथ, जो लोग कहते हैं कि ये ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है, वॉकिंग थोड़ा अच्छा लगता है, बट ये क्लिनिकल डिप्रेशन जैसे मेजर डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है इसको दूर नहीं कर सकता या आपके मेजर हेल्थ इश्यूज पे ये काम नहीं कर सकता। तो इसमें भी एक 16 वीक्स की एक लंबी स्टडी हुई कुछ लोगों पर जिनको दिए देखा गया कि जिन्होंने हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज की और वॉक लिया, ऐसे लोग जो कि ऑब्वियसली इन्होंने सुपरविजन में किया, कुछ लोगों के साथ किया, तो ऐसे लोगों में वही रिजल्ट मिले जो कि एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स खाने के बाद लोगों में मिले। तो इतने सारे मिथ्स हैं जो हमारे बने हुए हैं वॉकिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन से डिजीज में ये वॉकिंग से आपको फायदा मिल सकता है और साथ में किस तरीके की वॉकिंग करनी चाहिए। जब भी एजिंग होती है, जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो पड़ता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उसकी एंडोथेलियम होती है, इनर जो लाइनिंग होती है, वो हमेशा डैमेज जो होती रहती है, अलग-अलग कंडीशंस में डैमेज होती रहती है। और इसी डैमेज होने के कारण उसमें प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं इधर-उधर पे। जो ब्लड है वो जमा हो जाता है, वो प्रॉपर्ली उसके थ्रू पास नहीं हो पाता है। उसपे प्लाक जमने लग जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है और इस वजह से जो ब्लड है बाकी जगहों पर नहीं पहुंच पाता है। जो कैपिलरीज है वहां पे ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता है। तो नेचुरली जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो किसी भी ऑर्गन में ब्लड
नहीं ठीक से पहुंचेगा और इसी के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, यानी धीरे-धीरे करके आपके जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप डेली वॉक करते हैं तो ये एंडोथेलियम की जो रिपेयर है ये बहुत अच्छे से होता है। तो एजिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी कम हो जाएगी, लॉन्जेविटी आपकी बढ़ेगी, जिसके कारण आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ये सब डिजीज से आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको डायबिटीज से लड़ना है, डायबिटीज को जल्दी कंट्रोल करना है, तो वॉकिंग उसका सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए आपको घंटों वॉक करने की जरूरत नहीं, आप 2 मिनट भी वॉक करते हैं, जैसे ही आपने खाना खत्म किया उसके बाद अगर आप 2 मिनट की भी वॉकिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इमिडिएटली वॉकिंग करने से आपकी जो मसल्स हैं वो डिमांड करती हैं और ग्लूकोज यूज करती हैं और ग्लूकोज, और आपके इंसुलिन को एक बूस्ट मिलता है। और अक्सर जिनको डायबिटीज रहती है इस तरीके की, उन्हीं को हार्ट प्रॉब्लम भी आगे चल के होने की संभावना ज्यादा रहती है या हो जाती है। तो ऐसे लोगों में वॉकिंग और भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप जितने बार भी मील लेते हैं, आप कोशिश करिए जितना आप चल सकते हैं अच्छा है, पर नहीं भी चल सकते तो एटलीस्ट 2 मिनट के लिए आप अपने चलने की जो प्रैक्टिस है उसको बनाइए, और खाना खाने के बाद इसको डेली एक्टिविटीज की तरह करिए। किसी के लिए रिकमेंडेड जो डोज है वो वही है कि 150 मिनट से लेके 300 मिनट पर वीक की आपकी एटलीस्ट इतनी वॉकिंग आपकी हो जाना चाहिए। तो जैसे अगर आपको है डिप्रेशन की प्रॉब्लम या किसी और को है डिप्रेशन की प्रॉब्लम, तो ऐसे लोगों को भी वॉकिंग करनी चाहिए। साथ में इन लोगों को दूसरी लो इंटेंसिटी जो दूसरी भी एक्सरसाइज है वो भी करना चाहिए, जैसे योगा वगैरह है। और ऐसे लोगों को ग्रुप में वॉक करना चाहिए या ग्रुप में एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके 2 रीजन हैं। पहले तो जब आप ग्रुप में कोई चीज करते हैं तो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट फील होता है, थोड़ा सेफ फील करते हैं। और दूसरा, ग्रुप में जब आप कोई काम करते हैं तो धीरे-धीरे आप अपनी बातों को बोलना सीखते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करना सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखते हैं। तो इन सब चीजों से भी आपके डिप्रेशन में आराम मिलता है। तीसरा है, जिन लोगों को लंग की जो प्रॉब्लम है, सीवियर लंग्स की प्रॉब्लम है, एज़मा है, फाइब्रोसिस हो गया, निमोनिया हो गया है या सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिविटी होती है तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है। अक्सर हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है, यानी हमारी सांस भर जाती है। लेकिन ये लोग छोटी छोटी सी एक्टिविटीज में इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना जिसको कहते हैं वो होने लगती है। और ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा डर होता है कि जब वो चलेंगे तो कैसे चलेंगे अगर उनकी सांस फूल जाएगी। पर ऐसे लोगों को भी केवल वॉकिंग से वो अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों में एज़मा की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को जरा सा चलते हैं उनको थकान लगती है, उनको घबराहट होने लग जाती है। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तेज चलने से अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो धीरे धीरे चलना चाहिए। पर 1 मिनट 2 मिनट जितना उनकी कैपेसिटी उसके हिसाब से चलें, फिर रेस्ट करें, फिर 1-2 मिनट की वॉक लें, फिर रेस्ट करें। इस तरीके से वो धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट इसके हमेशा एज़मा के पेशेंट्स को मिले हैं जिन्होंने इसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली लंबे समय तक किया हुआ है। जिन लोगों में सीओपीडी की प्रॉब्लम है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में एयरवेज डैमेज्ड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर अपनी पूरी जो सांस है उसको बाहर नहीं निकाल पाते, उनको उसमें तकलीफ होती है, उनके जो एयरवेज है वो नैरो हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब वो किसी की चीज का सहारा लेके चलते हैं या फिर थोड़ा सा झुक कर चलते हैं तो उनको चलने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस होती है। तो ऐसे लोग जब वॉक करते हैं तो हो सके तो किसी चीज का सहारा लेकर वो चलें, ताकि उनका एक पोस्चर मेंटेन हो, ताकि उनकी ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो ऐसे लोग किसी और का सहारा ले सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जहां आप उसका सहारा लेके धीरे धीरे चल सकते हैं। और साथ में ऐसे लोगों को अपने साथ कुछ ऑक्सीजन का कैन है या छोटा मोटा सिलेंडर ऐसे लोग रख सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज्यादा हो, तो वो उसका सहारा ले सके। जिनको लंग का फाइब्रोसिस हो गया है किसी ऐसी कंडीशन के कारण, तो उनकी लंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लंग पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों में जितनी भी वो ऑक्सीजन लेते हैं वो कम पड़ जाती है। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो धीरे बहुत डीप ब्रीदिंग करें। यानी आप फास्ट वॉकिंग नहीं कर सकते ऐसे लोग, तो धीरे धीरे वॉक करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेकर ऐसे लोगों को वॉक करना चाहिए। नेचुरली ये सब वो कंडीशंस है जहां आपको अपने डॉक्टर से सलाह भी लेनी पड़ेगी और उनके संपर्क में भी रहना रहेगा। हो सकता है कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद भी लेनी पड़े। वो लोग जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा जितना कि वो वॉक करेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी वो वॉक कर सकते हैं। पर ऐसे लोगों को हमेशा स्लो वॉक करना चाहिए। वॉक का मतलब
उनका सर्कुलेशन बढ़ाना है, जॉइंट्स पे जोर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो धीरे-धीरे करके आपका ये रीजनरेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी जॉइंट, कोई भी मसल को जब आप थोड़ा-सा फोर्स देते हैं, थोड़ा-सा स्टिमुलेट करते हैं कि उसको फंक्शन करना पड़े, उसको रेगुलर से थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े, थोड़ा-सा स्ट्रेस आप देते हैं, तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है ब्लड पहुँचाने की जो कैपेसिटी है वो भी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है। ब्लड वेसल्स नई बनती हैं, रिपेयर का काम भी थोड़ा-सा फास्ट होता है। पोस्चर को अपने ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए और हमेशा ऐसे चीज़ें, ऐसे आप कपड़े और इस तरीके के अपने शूज़ वगैरह रखें, ताकि आप अपना बैलेंस बनाकर रख सकें। जो लोग रेगुलर वॉकिंग करते हैं उनमें बोन मिनरल डेंसिटी ये हमेशा बनी रहती है, यानी आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के जो चांसेस हैं वो अपने आप ही कम हो गए। वॉकिंग से आपके जो कैंसर का रिस्क है वो तक कम होता है। तो ये भी एक स्टडीज में पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर जैसी समस्याएं भी आपकी वॉकिंग करने से दूर हो सकती हैं, यानी कि रिस्क जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। आपको जो डाइजेशन है वो काफी इंप्रूव होता है, क्योंकि आपके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो ठीक से होगा। तो जरा सा किसी का अगर पेट में ऐसा लगता है भारीपन लग रहा है, बहुत हैवी से खाना खा लिया, तो पहली एडवाइस लोग क्या देते हैं, तो थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ। तो नेचुरली वॉकिंग अपने आप में थेरेपेटिक एक एक्टिविटी है। उन लोगों में जिनमें स्लीप डिसऑर्डर है, जिनको नींद ठीक से नहीं आती, उन लोगों के लिए भी वॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्पेशली जैसा हमने कहा कि नेचर वॉक करना, यानी बाहर जाके वॉक करना। जब आप ब्राइट लाइट में जाते हैं और वॉक करते हैं तो उसका एक अलग बेनिफिट आपके ब्रेन को मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन के, वो सारे बड़े अच्छे से रिलीज होते हैं। और यही एक वजह, एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, अगर आपको अगर नींद ठीक से नहीं आती, इंसोम्निया की जिनको प्रॉब्लम है, उनमें नेचुरली हार्मोन का बैलेंस बिगड़ गया है, या तो उनका वर्क शेड्यूल ऐसा है, ये बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इन दोनों वजहों से अक्सर ऐसा होता है। आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो किसी समस्या से सुलझने के लिए आपको किसी चीज के बारे में सोचना होता है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना होता है, इन सब चीजों के लिए भी, ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए भी वॉकिंग अपने आप में एक सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी है। वो लोग जो 6 महीने तक कंटिन्यूअसली 20-25 मिनट की वॉक लेते हैं, ऐसे लोगों की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो तो बढ़ती है, और साथ में जो क्रिएटिविटी है ऐसे लोगों की, वो 60% तक बढ़ जाती है। यानी सोचिए आप किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ आपके आप डेली वॉक लेने की आपकी एक आदत के कारण। यूके में एक स्टडी के मुताबिक अगर आप डेली ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आपको जो फ्यूचर में कोई लंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं वो 34% तक कम हो जाते हैं। जो सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो लंग डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस आपको 65 से 72% तक कम हो सकते हैं। और जो न्यूमोनिया से रिलेटेड, अक्सर ओल्ड एज के लोगों को न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी डेथ तक हो सकती है, तो ये भी 10 से 40% तक इसमें भी रिडक्शन हो सकता है अगर ब्रिस्क वॉकिंग आप डेली करें। यानी लंग्स की तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स का इलाज यही है। जो लोग कंटिन्यूअसली वॉक करते रहते हैं या डेली वॉक करते हैं, ऐसे लोगों में लिपोलाइसिस यानी फैट बर्निंग अच्छे से होती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होता है, दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी ठीक से काम करती हैं। थर्मोजेनेसिस यानी बॉडी में जो एक हीट जनरेशन जिसकी जरूरत पड़ती है सही तरीके से फंक्शनिंग के लिए, वो अच्छे से काम करता है। और अक्सर वो लोग जो हमेशा डरते रहते हैं ना अपना कोलेस्ट्रॉल देख-देख के कि यदि मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया। इन लोगों का भी लिपिड प्रोफाइल अगर सही रखना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, डेली वॉक लेना है। वही 20-25 मिनट की वॉक से आप अपने लिपिड प्रोफाइल भी सही रख सकते हैं। हेल्दी एजिंग के लिए आपको क्या चाहिए? यही कि जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं वो ठीक से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो सके, जो डीएनए है वो ठीक से रिपेयर हो सके, जो पुराने बर्नआउट जो डीएनएज हैं जिसके कारण नए टिश्यूज या नई मसल्स, नए ऑर्गन्स का जो रिपेयर होना है वो ठीक से नहीं हो पाता, वो ठीक से होने लग जाए। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ठीक से होने लग जाए, ताकि आपको जरूरी जितना भी नेसेसरी जो एनर्जी है आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स को मिलती रहे। और ये सब चीजों के लिए वॉकिंग अकेला अपने आप में सफिशिएंट है कि आपको ये सारी चीजें दे सके। अक्सर वुमेन में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ये हार्मोन। तो ऐसे लोगों में इसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर आप 12 महीने तक कंटिन्यूअसली 1 साल तक आप वॉकिंग करें, साथ में दूसरी एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेस भी साथ में करें, तो ऐसे में ईस्ट्रोडियोल का लेवल, जो ईस्ट्रोजन का एक कंपाउंड है, उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। यानी ईस्ट्रोजन की जो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी को फील हो रही है, वो फील नहीं होगी। और वॉकिंग के लिए ध्यान रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए, आउटडोर वॉकिंग इज मच मोर इफेक्टिव देन इंडोर वॉकिंग। तो हमेशा नेचर में जाने की कोशिश कीजिए। समय हमेशा सुबह का रखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि सुबह के समय आपको पोल्यूशन नहीं मिलता है। दूसरा, हमेशा कंफर्टेबल आपको होना चाहिए वॉकिंग के समय, क्योंकि पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा साइलेंट वॉक करने की आदत डालिए, यानी ये नहीं कि अब 4 लोग हैं तो अपनी सारी बातें करें, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। लेकिन कोशिश करिए कि एक माइंडफुल वॉकिंग के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, जिसको हम साइलेंट वॉकिंग बोलते हैं। तो कभी-कभी 10 मिनट के लिए ऐसे भी जाया कीजिए, जहाँ आप सारी जो नेचर की चीज़ें हैं, उससे अपने आप को इन्वॉल्व करें। कई लोग होते हैं जो वॉक तो करते हैं, लेकिन हर वक़्त उनके कानों में वो लगे रहते हैं, आइपॉड्स लगे रहते हैं, कोई ईयरफ़ोन लगे रहते हैं, कुछ-कुछ सुनते रहते हैं। ये वॉकिंग का अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए, तो ये सही तरीका नहीं है। हमेशा अपने आप को खुला रखिए, ओपन रखिए और चीज़ों से इंटरैक्ट करिए। माइंडफुल होकर वॉक करिए। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए भी है जो कि इतने ज़्यादा बेडरिडन है या जिनको आर्थराइटिस की इतनी सीवियर प्रॉब्लम है, वो क्या करें? वो अगर वॉक नहीं कर सकते तो। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था मूवमेंट इज़ वन थिंग जो कि आपको करनी ही चाहिए। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और अगर आप चल नहीं सकते हैं, अपनी जगह को छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो अपनी जगह बैठे-बैठे ही आप मूवमेंट ज़रूर करिए। क्योंकि मूवमेंट का मतलब होता है आप अपनी एनर्जी को सर्कुलेट कर रहे हैं। एनर्जी सर्कुलेट होती है ब्रेथ के माध्यम से, जो आपका सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से, जो ब्लड है, जो लिम्फ है, इन सब के ज़रिए आपकी एनर्जी सर्कुलेट होती है। तो इस एनर्जी का जो बैलेंसिंग इफेक्ट है वो तब मिलता है जब आप बॉडी को मूवमेंट की स्टेट में रखते हैं। तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।